मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अनुच्छेद 19 की चर्चा करें। पूरे मौलिक अधिकारों के अध्याय में यदि कोई अनुच्छेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह अनुच्छेद 19 है। दुनिया में जितने भी प्राणी होते हैं, इन सभी प्राणियों में 4 प्रकार की चीजें सामान्य रूप में पाई जाती है। एक, आहार। प्रत्येक प्राणी जरूर आहार लेता है। दूसरा, निद्रा। प्रत्येक प्राणी सोता जरूर है। तीसरा, भय। प्रत्येक प्राणी में भय का भाव होता है। और चौथा, मैथुन। वंश वृद्धि के लिए इसका होना आवश्यक है। तो ये 4 चीजें दुनिया के सभी प्राणियों में निर्बाध रूप में और निश्चित रूप से पाई जाती है। लेकिन एकमात्र ऐसा एक चीज है जो केवल मनुष्य में पाया जाता है, उसे हम विवेक कहते हैं। इस विवेक की अभिव्यक्ति हम अपने वाणी से करते हैं, अनेक प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, शब्दों से अभिव्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं ताकि वह अन्य लोगों तक संप्रेषित हो सके। तो मनुष्य एकमात्र प्राणी होता है जिसे विचार अभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त है। दुनिया में जहां कहीं भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन सभी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कुछ बोल सकते हैं। जहां पर हम बोल नहीं सकते वहां पर हम नाराज होते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से हम अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मोहल्ले में गया, उस मोहल्ले में उसका कोई विरोधी मिला, उन विरोधियों ने मिलकर के इसकी पिटाई कर दी। यह अकेला बेचारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो भागते हुए यह जरूर कहेगा, अच्छा बेटा आना मेरे मोहल्ले में, मैं भी तुमको देख लूंगा। ये विचार अभिव्यक्ति है। आप व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई साधन मत दीजिए, वह मरेगा नहीं, किसी न किसी प्रकार से जीवन यापन कर लेगा। लेकिन यदि आप उसके मुंह को बंद करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी यह सजा होती है स्वतंत्रता। गौर करिए, जेल में जिन लोगों को बंद किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, उन्हें जेल के अंदर रहते हुए सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन केवल एक चीज को ही प्रतिबंधित किया जाता है कि तुम जेल की 4 दीवारी के बाहर न तुम घूम सकते हो, न जा सकते हो, न किसी से बात कर सकते हो, न किसी को देख सकते हो। यही तुम्हारा जीवन है। और यह जो बंधन है, मतलब स्वतंत्रता का अभाव है, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी सजा है। व्यक्ति मतलब स्वतंत्रता व्यक्ति की मूल आत्मा है। आप उसको 2 वक्त का भोजन मत दीजिए, वह जी लेगा, लेकिन आप उसको मुंह बंद करके नहीं रख सकते। हम विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सवों के अवसर पर उपवास रहते हैं। एकादशी को, संक्रांति को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, दुर्गोत्सव के समय, गणेशोत्सव के समय, हम नवरात्रि के समय उपवास रहते हैं। तो उपवास किस चीज का? भोजन न करने का या कम करने का, फलाहार करने का, अन्न ग्रहण न करने का उपवास करते हैं। लेकिन एक उपवास और है जिसे मौन व्रत कहा जाता है। आप साल भर यदि फलाहार करके रह सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे मौन व्रत होकर के नहीं रह सकते। यदि आप 24 घंटे मौन व्रत रह जाते हैं तो वह मौन व्रत 1 साल में किए जाने वाले फलाहार व्रत से भी ज्यादा प्रभावकारी होता है। मतलब स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल है, व्यक्ति की आत्मा का मूल तत्व है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। और यदि किसी सरकार ने व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित किया
तो निश्चित रूप से वह सरकार लंबे समय तक नहीं रह सकती। दुनिया में आज तक जितने भी तानाशाही सरकारें स्थापित हुई, चाहे पहले हो चाहे अभी हो, ये तानाशाही सरकारें निश्चित रूप से अस्थायी रूप से काम करती हैं। स्थायित्व तो उन्हें तब मिलता है जब वहां पर लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। तो स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक तत्व है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों की घोषणा करता है। इस स्वतंत्रता की घोषणा के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। ये क ख ग घ व फिर छ मतलब कि 6वां नंबर का जो स्वतंत्रता थी, संपत्ति के अर्जन, संचय और व्यय करने की स्वतंत्रता, इसे संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान समय में केवल 6 हैं, A, B, C, D, E और G, F को हटा दिया गया है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता में सबसे पहले विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता या सम्मेलन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर पूरे भारतीय राज क्षेत्र में अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता, फिर है पूरे भारतीय राज क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और आखिरी है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं। ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सर्वाधिक प्रमुख है प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। और हम भारतीय जितना ज्यादा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी देश का नागरिक इतनी अधिक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अनेक कारण हैं। उनमें एक कारण यह है कि आप देखिए, किसी को भी कुछ भी बोल दीजिए, भारत में हमारे विशेष करके राजनीतिक नेताओं के जबान में अनेक प्रकार की बातें आ जाती हैं। जो चीज सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए कह देते हैं, और बाद में ये कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। कम से कम अपनी जुबान को सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार से आपको अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, जिसका कोई गलत अर्थ न निकले। यदि आप ऐसी कोई बात कह देते हैं, आप उसे वापस नहीं ले सकते। बोल दिया, भले ही आप उसके लिए माफी मांगे या अपने शब्दों को वापस लेवें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। हम यदि विवेकशील हैं तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग भी विवेक के आधार पर हमें करना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है। और थोड़ा सा विचार करिए, 1975 से 77 के बीच जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक संकट की घोषणा की थी, इस अवधि में प्रेस में सेंसरशिप लगाया गया था। मतलब प्रेस कोई भी ऐसा समाचार प्रकाशित नहीं कर सकता जो शासन से संबंधित हो, लोक व्यवस्था से संबंधित हो। आप जिलाधीश से अनुमति लीजिए या जो छापना चाहते हैं उसको सामने पेश करिए। यदि कलेक्टर ने हाँ बोल दिया तो आप छाप सकेंगे, अन्यथा नहीं छाप सकते। और इस प्रेस सेंसरशिप के कारण कांग्रेस 1977 के चुनाव में परास्त हुई थी। तो यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और सो कॉल्ड विवेकशील प्राणी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नागरिकों को दिया गया है, गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है। फिर इसमें देश की संप्रभुता,
देश की अखंडता, लोक स्वास्थ्य, शिष्टाचार या सदाचार, नैतिकता और शिष्टाचार के संदर्भ में इस पर बंधन लगाए जा सकते हैं, इसकी सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। वैसे भी कोई भी स्वतंत्रता, कोई भी अधिकार बिना बंधन के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई स्वतंत्रता बिना बंधन के व्यक्ति उपभोग में लाता है तो वह उसकी स्वतंत्रता नहीं होती, वह स्वच्छंदता हो जाती है। स्वच्छंदता का मतलब मनमाना व्यवहार। तो प्रत्येक स्वतंत्रता में एक नियम होता है, बंधन होता है। जब तक बंधन में है स्वतंत्रता, तब तक आप स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकते हैं। यदि स्वतंत्रता से बंधनों को हटा दिया जाए तो वह स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए प्रत्येक स्वतंत्रता को उपभोग में लाने लायक बनाने के लिए उस पर बंधनों का होना आवश्यक माना जाता है। तो बंधन होना चाहिए, लेकिन न्यायालय कहता है कि प्रत्येक बंधन, कोई भी निर्बंधन युक्ति युक्त होना चाहिए, युक्ति जस्टिफाई होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। यदि आपने कोई जबरदस्ती बंधन लगा दिया तो उधर सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है ऐसे बंधनों को अवैध घोषित करने के लिए। और न्यायालय कहता है कि व्यक्ति और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य का होना आवश्यक है। जब न्यायालय किसी बंधन का परीक्षण करता है, किसी बंधन की युक्ति युक्तता का परीक्षण करता है, तो वह देखता है कि इस प्रकार का बंधन व्यक्तिगत और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य लाता है या विरोध की स्थिति उत्पन्न करता है। वस्तुतः व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के अन्य लोगों के साथ मिल बैठ करके रहने के लिए वह बाध्य है। ऐसा नहीं कि अपना एक काम अपना अड़ाना शुरू कर दे और अपनी मर्जी से रहना शुरू कर दे, ऐसा समाज में रहना संभव नहीं है। तो जिस समाज में रहता है उस समाज के लोगों के साथ मिल बैठ करके उसको रहना आवश्यक हो जाता है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का होना आवश्यक माना जाता है। फिर दूसरी चीज, प्रत्येक बंधन का परीक्षण न्यायालय करेगा। किस आधार पर करेगा? प्रत्येक बंधन का वह परीक्षण करेगा। प्रत्येक बंधन को वह परिस्थिति के अनुरूप देखेगा। स्थितियां क्या हैं, ऐसा बंधन लगाने की आवश्यकता क्यों है, क्या प्रतिबंध से व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या स्वतंत्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्रत्येक घटना का, प्रत्येक निर्बंधन को वह अच्छी तरह से परीक्षण करके उसको वैध या अवैध घोषित करेगा। तीसरी चीज, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संदर्भ में स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं, उस पर बंधन लगाए जा सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व भी सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और लेकिन कुछ चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, जैसे मद्य निषेध या मद्य निषेध पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। नशीला पदार्थों का व्यापार, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो कुछ चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध भी आवश्यक है और कुछ चीजों पर आंशिक प्रतिबंध भी आवश्यक है। और ये जो बंधन होते हैं सामाजिक सुरक्षा, नैतिकता और शांति व्यवस्था के दृष्टि से आवश्यक माने जाते हैं। और यदि इन कसौटियों पर कोई प्रतिबंध, कोई निर्बंधन खरा उतरता है, तब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय उस बंधन को स्वीकार करता है, अन्यथा की स्थिति में उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा इसके आगे देखें, किसी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य स्वतंत्रता के संदर्भ में विचार अभिव्यक्ति के संदर्भ में विशेष करके देखें, जानने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है, राइट टू नो। किसके बारे में जानने का अधिकार है? कि सरकार क्या कर रही है, राइट टू नो। 2005 में RTI बना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना। इसके अंतर्गत यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत बढ़िया उदाहरण इसको माना जाता है। दूसरा, मतदाता को जानने का अधिकार।
जो मतदाता अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित करके भेजती है संसद में, विधानसभाओं में, उस मतदाता को अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का पूरा पूरा हक है। क्या हक है? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि वह उम्मीदवार, उसके विरुद्ध कौन कौन से मामले चल रहे हैं, क्या उसको कभी सजा हुई थी, कौन कौन से मामले चल रहे हैं, कितने निर्णीत हो गए, कितने निर्णय की स्थिति में, कितने मुकदमे चल रहे हैं, तमाम प्रकार से वो अपनी घोषणा करेगा, वो भी एक शपथ पत्र के माध्यम से। ये जानने का अधिकार है पूरा पूरा मतदाता को। इसके अलावा उसकी वर्तमान समय चल अचल संपत्ति कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, उसका एजुकेशन कहां तक हुआ, उसके शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या उसको कभी सजा हुई थी, सजा हुई थी तो कब और किस मामले में हुई थी, जेल से छूटे कितने वर्ष हुई। इन सभी चीजों को जानने का मतदाता को हक है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। पहले राष्ट्रीय ध्वज केवल सरकारी संस्थाओं में फहराए जाते थे, सार्वजनिक संस्थाओं में फहराए जाते थे। नवीन जिंदल नाम के एक उद्योगपति ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय ध्वज फहराए। इसके लिए अलग से फिर नियम वगैरह बनाए गए और इस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को भी वर्तमान समय में मिल चुका है। इसके आगे अब देखिएगा, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, मुंबई में, जिसमें कसमल को जीवित गिरफ्तार किया गया। वह जो घटना घटी, उस घटना के समय भारत के टेलीविजन चैनल्स ने जिस प्रकार से लाइव टेलीकास्ट किया था, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वाधिक दुरुपयोग था, सर्वाधिक दुरुपयोग। मानिए कि इन टेलीविजन चैनल्स के बीच ज्यादा से ज्यादा चीजों को उजागर करने का कंपटीशन चल रहा था ताकि उनका टीआरपी बढ़ सके। उन्होंने अपने टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसी ऐसी चीजों को लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया जिससे आतंकवादियों को भारतीय सेना और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हो जाती थी, मिलने लगी, और भारतीय सेना तथा सुरक्षा अधिकारियों को आतंकवादियों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। यह सर्वाधिक गलत काम था। किस प्रकार से चिल्लाने लगते हैं ये टेलीविजन चैनल्स, सोच लीजिएगा। तो ये उन्होंने केवल अपने कारोबार को ध्यान दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि टेलीविजन चैनल्स को भी अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझनी चाहिए। फिर इसी के अंतर्गत यदि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है तो क्या हमें मौन रहने की भी स्वतंत्रता है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है हमें मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति हमको बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को एकांतता, प्राइवेसी का भी अधिकार है। ये सब चीजें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित होती है। फिर निर्बंधन के आधार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही है। निर्बंधन या बंधन या रिस्ट्रिक्शंस किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं? सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी मैत्री मतलब दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की दृष्टि से, फिर लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, कि पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में एक कानून और व्यवस्था की स्थापना की दृष्टि से यदि कोई बंधन लगाया जाता है तो गलत नहीं है। इसी प्रकार से शिष्टाचार, सदाचार, नैतिकता की दृष्टि से, फिर न्यायपालिका की अवमानना यदि किसी घटना से होती, किसी स्वतंत्रता के उपयोग से यदि न्यायपालिका की अवमानना होती है तो बंधन लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से मानहानि के लिए अपराध उद्दीपन, यदि आप ऐसा कोई बात कहते हैं जिससे लोगों को अपराध करने की प्रेरणा मिलती है तो बंधन लगाया जा सकता है, और देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करने के लिए ये आधार हैं। और इन आधारों पर
भारत सरकार या राज्य सरकारें किसी भी, विशेष करके भारत सरकार किसी भी स्वतंत्रता पर कोई बंधन लगा सकती है और इन बंधनों की युक्ति युक्तता का परीक्षण न्यायालय अपने पास रखता है। आप किसी प्रकार के बंधनों को, प्रतिबंधों को न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है और उसने आज तक जितने भी निर्णय दिए हैं, लोगों का विश्वास सर्वोच्च न्यायालय पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 20, इसमें देखिए निरायुध और शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन। आप सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन निरायुध होना चाहिए, बिना किसी अस्त्र शस्त्र को होना चाहिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए। फिर संगम या संघ बनाने, यदि आप कोई ऐसा संघ बनाते हैं जो लोक व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त है, आप बना सकते हैं। एक प्रश्न उठा था कि सेना में दर्जी, नाई, मोची, रसोईया ये सब होते हैं काम करने वाले, क्या उनको भी संघ बनाने का अधिकार है? सैनिकों को तो संघ बनाने का अधिकार नहीं है। सुरक्षा सेवा में आप संघ, यूनियन नहीं बना सकते, तो क्या वहां पर काम करने वाले दर्जी, रसोईया, मूर्ति, इन लोगों को संघ बनाने का अधिकार है? इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो सेना खुद नियम बना करके संघ बनाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन उसका परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय भी कभी भी कर सकता है। फिर अपाद संचरण, अपाद संचरण को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, विशेष करके यदि कहीं पर जाने से, आपके जाने से शांति व्यवस्था प्रभावित होती है, आपका वहां जाना रोका जा सकता है। इसी प्रकार से विशेष करके जो ट्राइबल एरियाज है, अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पर आप निर्बाध संचरण नहीं कर सकते, आपको अनुमति लेकर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति होगी। फिर निवास और बसने, पूरे देश में कहीं पर भी निवास और बसने में भी कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता के संदर्भ में भी सरकारों ने अनेक प्रकार के नियम बनाए हैं। जैसे मेडिकल स्टोर खोलने, आप मेडिकल या दवाई बेचने का काम कर सकते हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध क्या है कि मेडिकल स्टोर केवल एक फार्मासिस्ट ही खोल सकता है, चला सकता है। नियम बनाए गए, सभी जगह प्रतिबंध है। बिना प्रतिबंध के कोई स्वतंत्रता उपयोग के लायक नहीं रह जाती। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं हैं और उनके साथ जो अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों की हमने चर्चा की। अब आगे देखें अनुच्छेद 20, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ये एक जबरदस्त स्वतंत्रता का अधिकार है, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। कैसे? इसमें 3 चीजें। एक, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति ने जब कोई काम किया या अपराध किया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वह काम करना अपराध नहीं है, तो आप आज की तारीख में कानून बना करके उस कार्य को अपराध घोषित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए नकल करने का कोई नियम नहीं है, मान लीजिए कोई कानून नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में नकल करता है तो उसको अपराधी जान करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करना और बाद में कानून बना देना कि नकल करना अपराध है, गलत होगा। मतलब आदमी जो काम अभी कर रहा है, उस काम को करना यदि अपराध की श्रेणी में आता है, कानून पहले से है, तब आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कार्योत्तर विधि इसी को कहते हैं। मतलब आदमी जब कोई काम कर रहा है, उस समय यदि वह काम गलत है, अपराध की श्रेणी में आता है, तब आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण।
इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो फिल्म अंधा कानून देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से उदाहरण दिया गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आपको इस संदर्भ में एक और उदाहरण देता हूं। एक फिल्म बनी थी अचानक, गुलजार द्वारा निर्देशित, विनोद खन्ना द्वारा अभिनीत। उस फिल्म को देखिए, उसमें न्यायपालिका की महत्ता का एक बढ़िया सा चित्र आता है। उसकी घटना क्या थी संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। उसमें नायक को न्यायालय मृत्यु दंड की सजा देता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी का वध किया था, हत्या की थी। इस बीच जब उसको जेल से घर में आने के लिए अनुमति चाहता है, जेल से उसके जेल अधिकारी या पुलिस वगैरह उसके साथ आते हैं, वो अपने घर में पहुंचता है, वहां से वह फरार हो जाता है। नायक को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, वह जेल में निरुद्ध है। उसके बाद वह घर आता है अनुमति लेकर के और घर से वह फरार हो जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ती है, उसको बड़ी मुश्किल से उसको गिरफ्तार करती है और मरणासन अवस्था में वह व्यक्ति पहुंच जाता है। उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में तमाम प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाती है। दूसरे देशों से एक्सपर्ट को बुला करके उसकी चिकित्सा की जाती है, उसके जीवन की पूरी रक्षा की जाती है। जब वह नायक सही सलामत हो जाता है, बीमारी से मुक्त हो जाता है, तब पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है और उसको फांसी पर लटका देती है, क्योंकि न्यायालय ने उसको सजा दी थी फांसी की सजा, मृत्यु पर्यंत लटकाने की सजा। तो जब उस व्यक्ति को घायल अवस्था में पकड़ा गया, मरणासन अवस्था में पकड़ा गया, उसको मरने देते नहीं, उसका पूरे जीवन की रक्षा करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा उसको फांसी पर लटका देंगे। मतलब कि न्यायालय के आदेशों का, निर्णयों का अक्षरशः, शब्दशः, वाक्यशः पालन होना चाहिए। कभी जरूरत पड़े तो भी देख सकते इस फिल्म को, फिल्म अचानक। तो इस आधार पर दोहरे दंड से संरक्षण। फिर तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस शंका के आधार पर पकड़ती है और उसको कई प्रकार की यातना देकर के अपराध कबूल करने के लिए बाध्य किया जाता है, यह पूरी तरह से गलत है। व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे अनुच्छेद 21, ये 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी स्थगित या निलंबित नहीं किए जा सकते। आपातकाल में भी इन दोनों स्वतंत्रताओं को यथावत रखा जाता है। यह व्यवस्था 44वां संशोधन 1978 के द्वारा की गई है। तो अनुच्छेद 21 है, किसी व्यक्ति को, नागरिक को नहीं, व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहां पर शब्द आया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी 2-2.5 साल पहले हैदराबाद में एक घटना घटी थी जिसमें एक महिला डॉक्टर का वध हुआ, हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ, उसको हत्या हुई। तो उस मामले में पुलिस ने जब इंक्वायरी करना शुरू किया तो 4 लोगों को पकड़ा गया। चारों को ले जाकर के सीन रिक्रिएट करने का काम किया और उसी दरमियान एनकाउंटर हुआ और चारों अपराधियों को, चारों संदेही लोगों को मार डाला गया। पूरे हैदराबाद में, पूरे देश में इस घटना की तारीफ हुई, जनता ने तारीफ की कि अच्छा हुआ, इन 4 लोगों को यही होना था। लेकिन न्यायालय ने संज्ञान लिया। क्यों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
यदि वे संदेही हैं, यदि वे आरोपी हैं, तो जैसा नियम कहता है उसके विरुद्ध मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के बाद चलने पर वो अपना बचाव कर सकेंगे, वकील रख सकेंगे। तभी सभी प्रकार की छानबीन हो जाने के बाद यदि न्यायालय उन्हें दोषी साबित करती है, दोषी घोषित करती है, तब उन्हें उचित दंड दिया जाएगा। दंड देने का अधिकार न्यायालय को है, पुलिस को नहीं है। प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर को, पूर्व सांसद को गोली मार दी गई। यहां पर भी वही बात हो रही है। तो मतलब यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसका पालन होना अनिवार्य है। यहां पर प्रोसीजर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो कहने का मतलब किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और इसके अंतर्गत कितनी चीजें हैं? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कितनी चीजों की स्वतंत्रता है? अंतर जाति विवाह करने की स्वतंत्रता, विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन यापन की स्वतंत्रता, आहार पाने का अधिकार, मरने का नहीं, कोई व्यक्ति मरने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन यापन करने की स्वतंत्रता, फिर निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, आश्रय पाने का अधिकार और सार्वजनिक स्थानों पर फांसी न देने की स्वतंत्रता। भारत में चाहे कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा अपराध कर ले, सार्वजनिक रूप से उसको फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता। सार्वजनिक से आप सबके हजारों लोगों के सामने आप उसको फांसी पर नहीं लटका सकते। ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त है। और फिर अनुच्छेद 21 का को 86वां संशोधन 2002 में सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। इसके पहले शिक्षा का अधिकार तो था, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं था। और इस शिक्षा का मौलिक अधिकार का तात्पर्य क्या है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। शिक्षा का अधिकार था पहले, लेकिन अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा नहीं था। तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करते हुए, निःशुल्क करते हुए इसको अनुच्छेद 21 में 86वां संशोधन 2002 में सम्मिलित किया गया है। और इस प्रकार से राज्यों को यह कहा गया है कि वे इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करें। तो सरकारें अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा और सबके सभी बच्चे स्कूल जाएं, वहां पर शिक्षा प्राप्त करें और वह भी अनिवार्य शिक्षा हो और निःशुल्क शिक्षा। ये है अनुच्छेद 19, 20, 21। आपको धन्यवाद।